Hello students, welcome to the last video, the third video of this small chapter which is called our environment. इसके पहले दो वीडियोस में हम लोगों ने बातें की है कि एक इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती है. इकोसिस्टम में बायोटिक जैसे कि लिविंग बींग्स और एबायोटिक जैसे कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये सब चीज़ें होती है. तो लिथोस्फीयर मतलब ये एबायोटिक और बायोटिक के बीच में जो गिव एंड टेक होता रहता है वो ही एक इकोसिस्टम का, डायनेमिक इकोसिस्टम का पार्ट है. फिर पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक के ऊपर एक डिपेंडेंट होते हैं फॉर एनर्जी, इट्स कॉल्ड अ फूड चेन, एंड फूड चेन डज नॉट रियली एग्जिस्ट. इट्स बेसिकली अ jumble up of chains, so it becomes a food web. And we have seen that energy is captured from the sun by plants and then it is consumed by consumers and then there are decomposers. So ये सब चीजें हमने देखी. अभी इस वीडियो में हम लोगों को देखना है कि हमारी एक्टिविटीज से हमारे एनवायरनमेंट पे क्या फर्क पड़ता है. बहुत बहुत वाइड टॉपिक है, बट हम लोग इसको एक वीडियो में, इस पार्ट में हम लोग इसको दो चीजों पे बात करने वाले हैं. पहली बात तो हम लोग बात करेंगे ओजोन लेयर पे जो इफेक्ट हुआ है, और दूसरी बात करेंगे जो ओवरऑल इफेक्ट हो रहा है हमारे गार्बेज प्रोडक्शन से, वेस्ट से. सो वी लुक एट दिस टू थिंग्स. पहली चीज हम लोग बात करने वाले हैं ओजोन लेयर के बारे में. तो ओजोन लेयर क्या है, ओजोन क्या है और वो कहां पर पाया जाता है, वो सब अपने को देखना है. तो ये ओजोन मॉलिक्यूल है. तो ओजोन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में भी ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं. तो ये फर्क क्या है इन दोनों में, आपको दिख रहा है कि ओजोन मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन के एटम है. 3 ऑक्सीजन के एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है और वो 2 ऑक्सीजन के एटम मिलके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है, जिसको हम एलिमेंटल ऑक्सीजन बोलते हैं, जो हम ब्रीथ करते हैं. तो ये हमारे लिए लाइफ है. बट सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ये हमारे लिए पॉइजन है. अगर हम इसको डायरेक्टली कंज्यूम करें तो ये हमारे लिए पॉइजन है. यस. तो ओजोन अगर गैस इस रूम में होगी देन इट इज पॉइजन फॉर मी. नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दिस इज नॉट अ गुड थिंग. तो आप बोलेंगे सर फिर ओजोन लेयर तो मैंने सुना है कि यूजफुल होता है, मैंने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. तो ये चीज 9th स्टैंडर्ड के भी चैप्टर नंबर 14 में हो चुकी है. तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो भी आप बीइंग विद्यार्थी के क्लास 9 चैप्टर 14 में भी जाके ओजोन लेयर वाला वीडियो देख सकते हो. तो ओजोन मॉलिक्यूल O3 होता है, वो पॉइजनस होता है. ये पाया जाता है अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब यहां पे नहीं, ग्राउंड लेवल पे नहीं मिलता, किलोमीटर्स ऊपर मिलता है. और वहां पर ये बनता कैसे है वो भी हम देखने वाले हैं, और वो क्या करता है वो भी हम देखेंगे. तो देखो, ऊपर के लेयर्स पे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को यूवी रेज जब मिलती है, ये यूवी रेज कहां से आई, सन से. सन ही तो हमारे लिए सारा सोर्स ऑफ रेडिएशन है. दूसरे स्टार से तो हमको ज्यादा रेडिएशन मिलता नहीं है. तो सन से जो रेडिएशन मिलता है उसमें बहुत सारी चीजें होती है. उसमें होता है जो लाइट हमको दिखती है वो लाइट, उसमें होता है यूवी रेज होते हैं, एक्स रेज होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं, हीट वेव्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं. बट जो यूवी रेज हैं, वो यूवी रेज के पास बहुत एनर्जी होती है. हम जो लाइट देखते हैं, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो ब्लू वगैरह, उससे ज्यादा एनर्जी होती है अल्ट्रावायलेट में. अल्ट्रावायलेट में ज्यादा एनर्जी होती है. तो वो अल्ट्रावायलेट का जो रेज है, वो रेडिएशन है, वो ऑक्सीजन पर पड़ती है ऊपर के एटमॉस्फेयर पे. ऊपर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, उस पर जब यूवी रेज पड़ती है तो वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टूट जाता है और 2 ऑक्सीजन एटम बन जाते हैं. तो आपको तो पता है कि 2 ऑक्सीजन एटम से ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना है. तो ये इसको तोड़ देता है. आपको पता है कि ये चीज स्टेबल है और ये चीज ऑक्सीजन एटम, अकेला ऑक्सीजन एटम अनस्टेबल है. तो आप सोच रहे हैं कि जब ये स्टेबल था तो ये अनस्टेबल चीज में बदला क्यों, स्टेबल ही रहता. तो उसको ये एनर्जी मिल गई, उसकी वजह से ये टूट गया, बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड टूट गया क्योंकि हमने एनर्जी दी, ये हो गया. अब ये अनस्टेबल है, इनको अकेले रहना पसंद नहीं, ये नहीं रह सकते, तुरंत बॉन्ड बना लेंगे किसी के साथ. तो जैसे ही ये अकेले अकेले हो जाते हैं
एटमॉस्फेयर में जो और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं उससे जुड़ जाते हैं। सो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था, टूट गया, अब ये ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन एटम अब अनस्टेबल है अकेला, तो ये किसी और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जाके तीसरा जुड़ जाता है, तीसरा व्हील्स बन जाता है। अब वो तीनों व्हील साथ में रहते हैं और उसको बोलते हैं ओजोन। तो ये ओजोन जो है ये लोअर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर में बन नहीं पाता और ये अनस्टेबल भी होता है यहां पे, इसलिए यहां पर पाया नहीं जाता, ऊपर ही मिलता है। सो ये ओजोन मॉलिक्यूल इस तरीके से बन गया। तो आपको समझ रहा होगा कि ये ओजोन मॉलिक्यूल लोअर लेवल पे क्यों नहीं मिलता, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज आ नहीं पाती। दूसरी बात यह है कि ओजोन बनने के प्रोसेस में उस मॉलिक्यूल ने यूवी रेज एब्जॉर्ब कर लिया। अगर उसने यूवी रेज वहीं एब्जॉर्ब कर लिया तो वो यूवी रेज हम तक नहीं पहुंचेगी ना, ऊपर ही एब्जॉर्ब कर लिया और उसने वहीं खर्च कर दिया तो हमको नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर यूवी रेज हमको मिल गई तो क्या होगा? यूवी रेज अगर हमको मिल गई और हमारे स्किन तक या प्लांट्स तक या एनिमल्स तक पहुंच गई तो इट कैन कॉज हाई डैमेज, इट कैन कॉज स्किन कैंसर एंड अदर डिजीजेस, इम्यूनिटी कम हो सकती है वगैरह वगैरह, इट कैन कॉज एजिंग, वी विल सी दैट। सो ये सब नुकसान हो सकते हैं अगर आप ओजोन नहीं हो और यूवी रेज वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा हो वहां तो सीधी हमारे पास आ जाएगी। सो ओजोन है इसका मतलब यूवी रेज हम तक नहीं पहुंचे, ये बात है। ओजोन अमाउंट बिगेन शार्पली ड्रॉपिंग इन 1980s। तो आप सोच रहे हैं सर एक मिनट, अगर ओजोन इतना यूजफुल है तो ओजोन का क्वांटिटी कम कैसे हुआ? सन से यूवी रेज आना तो बंद नहीं हुए, फिर ओजोन बनना कैसे कम हो गया? ओजोन खर्च कैसे हो रहा है? ओजोन टूट कैसे रहा है? तो ओजोन लेयर थिन हो रही है, उसमें होल्स बन रहे हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज विच वॉज लिंक टू सिंथेटिक केमिकल। सिंथेटिक मतलब हमने बनाए, सिंथेटिक केमिकल्स लाइक CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो निकलते हैं, जो यूज होते हैं रेफ्रिजरेटर्स में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में, ये सब होता है। तो 1987 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने बोला कि ये हमको लगता है कि फ्रिज में या फायर एक्सटिंग्विशर में या अलग चीज़ों में जब CFCs यूज होता है उसको अब प्रोडक्शन कम करेंगे, प्रोडक्शन धीरे धीरे कम करेंगे और उसमें यूज करना बंद ही कर देंगे। नाउ CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स आर मैंडेटरी। तो 1986 में उन लोगों ने डिसाइड किया कि जो प्रोडक्शन वैल्यूज हैं, सपोज यू आर प्रोड्यूसिंग X अमाउंट पर ईयर, तो अभी बोला गया कि चाहे आप फ्रिज ज्यादा बना रहे हो बट CFC ज्यादा यूज नहीं करना है, जितना यूज कर रहे हो उससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करना है। और धीरे धीरे वो प्रोडक्शन 20%, 30%, 50% धीरे धीरे कम कम करते हुए 0 पे जाना है। दैट वॉज द प्लान। और आज की तारीख में CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स बनाना मैंडेटरी है, वही होता है। सो पहले CFCs यूज करके एंटार्क्टिका वगैरह पे होल हो गया ओजोन लेयर का एंड यूवी रेज कुड इजीली गेट इन। तो वो ओजोन लेयर वापस से रीजनरेट हो रही है और वो हमको फिर से प्रोटेक्ट कर रही है। बट ओजोन लेयर वॉज डिप्लीटिंग एंड दैट वॉज द प्रॉब्लम, दैट वॉज द एक्टिविटी विच अफेक्टेड द एनवायरमेंट। ना आप बोलेंगे सर ओजोन लेयर तो उधर गया ऊपर, एनवायरमेंट में क्या फर्क है? एनवायरमेंट मतलब हमारे प्लांट्स और एनिमल्स। तो अगर यूवी रेज आ जाएगी और हमको स्किन कैंसर होता है, एनिमल्स को तकलीफ होती है, प्लांट्स खराब हो जाते हैं, तो ये एनवायरमेंट पूरा, ये पूरा फूड चेन, ये पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम ही इम्बैलेंस हो जाएगा। सो हमारी एक्टिविटीज की वजह से, ओनली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये इशू हो सकता है, राइट? सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट आर इकोसिस्टम। तो ओजोन क्या है? ओजोन इस तरीके से बनता है और हमारे इकोसिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज फ्रॉम द सन। अगर वो यूवी रेज आ जाए तो यूवी रेज आर वेरी हार्मफुल, हाईली डैमेजिंग, हाईली एनर्जेटिक, विच कैन कॉज स्किन कैंसर्स, लोअरिंग आर इम्यूनिटी एंड कॉजिंग एजिंग वगैरह वगैरह। देयर इज एन इंटरेस्टिंग वीडियो आई सॉ जिसमें बताया गया कि there was a truck driver who used to drive one way in the day, the other way in the night. तो जब वो एक डायरेक्शन में दिन में चलाता था तो उसको एक साइड ऑफ द फेस
वन साइड ऑफ द फेस उसको धूप पड़ती थी एंड द अदर साइड ऑफ द फेस उसको धूप नहीं पड़ती थी। तो जिस साइड ऑफ द फेस उसको हमेशा धूप पड़ती थी वो साइड ज्यादा एज्ड दिखता है और दूसरा साइड उतना एज्ड, रिंकल्स कम दिखते हैं। सो यूवी रेज कैन कॉज एजिंग। सो ऐसा नहीं है कि यूवी रेज पूरे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यूवी रेज थोड़े से आते हैं, ऑफकोर्स आते हैं, विटामिन डी वैसे ही बनता है, बट यूवी रेज बहुत ज्यादा हुए तो प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसलिए ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट। सो दैट इज द question number 1. Now let's look at exercise number 9. Question 9. Why is damage to the ozone layer a cause for concern? What steps are being taken? So ये रहा cause for concern क्या है कि it can cause skin cancers, it can cause you immunity disorders and then उसके बाद aging वगैरह हो सकता है। And what are the steps taken to prevent the loss? That CFC production now is halted. Absolutely, अगर आपके पास पुराना फ्रिज है तो वो चलेगा, बट नाउ दे डोंट मेक दोज मॉडल्स एनी मोर। सो अब CFCs का उपयोग बंद है, राइट। सो अब इसको हटा देते हैं। और एक और एनवायरमेंटल इंपैक्ट की हम लोग बात करने वाले हैं, वो है हमारे गार्बेज या वेस्ट प्रोडक्शन की वजह से जो एनवायरमेंट पे फर्क पड़ता है वो। तो चलो इसको हटा देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और गार्बेज दैट वी जस्ट थ्रो अवे हियर एंड देयर, तो उस गार्बेज का होता क्या है, दैट्स द क्वेश्चन। सो वी जनरेट अ लॉट ऑफ वेस्ट एवरी डे, व्हाट हैपेंस टू इट? क्या उसकी वजह से एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट पड़ता है? और अगर इंपैक्ट पड़ता है तो वो अच्छा इंपैक्ट है या बुरा है? आर वी ह्यूमंस यूजफुल टू दिस प्लैनेट और नॉट यूजफुल और अ मेनेस टू दिस प्लैनेट? वील सी। सो फॉर एग्जाम्पल, द फूड वी ईट इज डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम्स। तो आपने ये लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द टंग, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, where it is partially digested, then it goes inside and then it is digested. So अलग अलग एंजाइम अलग अलग चीजें डाइजेस्ट करता है। ये चीज डाइजेस्ट करने के लिए वो एंजाइम, वो चीज डाइजेस्ट करने के लिए वो एंजाइम। बैक्टीरिया के पास अलग चीजें हैं, फंगस के पास अलग चीजें। सो बेसिकली बिकॉज these enzymes act, our food is digested. Enzymes are specific in action, specific enzyme for a specific function. Hence, we cannot eat anything and everything. Let's say for example cows, herbivores, can eat grass. They like eating grass. But their bodily structure is such that they can digest that. But we, on the other hand, cannot digest grass. So, यहाँ तो coal, glass वो सब भी है. But obviously, let's just think about things which other people eat. We cannot eat. Okay? So, we cannot digest anything and everything. Similarly, microorganisms also may be able to digest some things, may not be able to digest some things. For example, if you just throw away a banana peel, आपने केले का छिलका ऐसे ही जंगल में फेंक दिया, तो क्या वो केले के छिलके को कोई ना कोई खा लेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल खा लेंगे, अर्थवर्म्स खा लेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा लेंगे और वो सॉइल बन जाएगा बाद में। So is it a waste which is a nuisance? No. But suppose if you throw away a plastic bottle, will you come back after 1 year, 2 years and you still find your banana peel? No. But will you still find your bottle? Yes, you will. Now, अगर मैंने केले का छिलका फेंका और वो सॉइल बन गया, then it's a recycling process, it's a good process, right? So वो डिग्रेड हो गया, वो उसको तोड़ फोड़ के सॉइल बना दिया, न्यूट्रिएंट्स वापस चले गए। बट प्लास्टिक का क्या? प्लास्टिक इज ऑल्सो मेड ऑफ कार्बन, बट इज प्लास्टिक गोइंग बैक टू द सॉइल एंड इज इट यूजेबल बाय समबडी एल्स? नो. So that plastic is not degradable, is not breakable by these same microorganisms which could eat the banana peel or vegetable waste or a dead animal, a dead plant. But ये प्लास्टिक नहीं खा पा रहे बिकॉज उनके पास एंजाइम्स नहीं है। अब बोलेंगे क्यों नहीं है, किसी के पास तो होंगे। प्लास्टिक बनाने का स्टार्ट 100 साल से भी कम है, तो 100 साल से कम टाइम में प्लास्टिक खाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शायद इवॉल्व नहीं हुए होंगे। बट ये जो चीजें हैं, प्लांट वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट, ये खाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। यस, सो प्लास्टिक्स आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय एनी बैक्टीरिया और सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट मतलब जो डेड चीजें खाता है, फंगस वगैरह जैसे। हेंस दे परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, पड़े रहते हैं वहीं पे। सो वी वर टॉकिंग अबाउट 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट,
और जो आपकी बुक में बहुत एक्टिविटीज में भी दिया है, एंड यू शुड डू दोज एक्टिविटीज, यू शुड रीड दोज एक्टिविटीज, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायो मतलब लाइफ, डिग्रेडेबल मतलब ब्रेकेबल, ब्रेक डाउन। सो ऐसे वेस्ट जिसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं बैक्टीरिया, ब्रेक डाउन करते हैं मतलब उसको खा लेते हैं, उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल लेते हैं। सो योर वेस्ट इज समबडी एल्सेस फूड, सम बैक्टीरिया, सम अर्थवर्म में बी, ओके, सम अदर में बी काउ। अगर आपको केले का छिलका नहीं खाना है बट गाय खा लेती है, सो योर वेस्ट इज थ्रू योर परस्पेक्टिव, बट समबडी एल्स माइट बी एबल टू break it down and make it its own food. So these substances are called biodegradable. Life forms उसको degrade, broke down कर सकते हैं. And why is it important? Because it then will release back the carbon, the nitrogen back to the soil so that the plants can use it. So it's a good recycling process. But there are some wastes which are non-biodegradable, बेसिकली नॉन। सो कोई प्लांट या एनिमल का वेस्ट नहीं जो ह्यूमंस ने बनाया है आर्टिफिशियल सिंथेटिक तरीके से, जैसे कि प्लास्टिक, उसका यू कैन डू एनीथिंग। यू कैन नॉट आस्क एन ऑर्गेनिज्म टू ईट इट अप। प्लास्टिक नहीं खा सकते तो वो पड़ा रहेगा वहां पे, इट इज नॉट ब्रोकन डाउन बाय ऑर्गेनिजम्स। सो व्हाट आर द इंपैक्ट्स? सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर देयर। बहुत बड़ी लिस्ट है इस टॉपिक पे क्वेश्चंस की। सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग नाउ एंड लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 है। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ये पेज नंबर 257 पे है। Why are some substances biodegradable and non-biodegradable? So why are that? Because some substance can be broken down by organisms, some cannot. Some can, that is biodegradable, some cannot be broken down. So, ऐसा क्यों? Because to break down these, there are no enzymes present in those microorganisms. इसीलिए, clear? So what are the examples? Biodegradable waste में plant waste, animal waste, human waste, but synthetic waste जैसे कि plastic, those cannot be broken down. So those are non-biodegradable, right? Great. Let's look at question number 2. Give any 2 ways in which biodegradable substance would affect the atmosphere, environment. So biodegradable waste atmosphere को कैसे affect करेगा, environment को कैसे affect करेगा? कैसे affect करेगा? It will affect in a positive way. Suppose आपने केले के छिलके, vegetable waste को microorganisms को दे दिया और बायोगैस बना लिया. So it's a positive waste. It's a positive impact क्योंकि आपको फ्यूल भी मिल जाता है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन बढ़ जाता है, एंड जो भी वेस्ट होगा उसको वो तुरंत खा लेते हैं. So biodegradable waste has a positive impact on the soil quality, on the microorganism health, on the overall health of the planet. Yes, so it's a good waste. So अगर आपके केले के छिलके वगैरह निकलते हैं, it's not bad. But अगर आपके प्लास्टिक के रैपर्स के छिलके वेस्ट निकलता है, देन इट्स नॉट डिग्रेडेबल. ओके, सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच सेज गिव एनी 2 वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज वुड अफेक्ट. तो कैसे अफेक्ट करेंगे? दे कैनॉट बी ब्रोकन डाउन एंड दे विल परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. और उसकी वजह से क्या हो सकता है? उसकी वजह से बहुत सारी चीजें हो सकती है. जैसे अगर प्लास्टिक रखा हुआ है या प्लास्टिक के टुकड़े रखे हुए हैं, तो हो सकता है कोई एनिमल खा ले उसको, हो सकता है वो हमारे फूड चेन में आ जाए. जैसे फॉर एग्जांपल सम पेस्टिसाइड्स, दोज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. तो अगर वो हमारे वाटर साइकिल में आ गए या प्लांट्स में आ गए, फूड चेन में आ गए, देन इट विल परसिस्ट इन अस फॉर अ लॉन्ग टाइम. Even if we die, it will still persist in the soil. Then somebody else will eat it, and then it will affect badly our bodies. So पहली बात तो ये कि broken down नहीं है तो ये किसी का खाना नहीं है. It's a waste. It's an absolute waste. Nobody uses it. I mean, if you look at plastic, it's such a waste. Nobody likes it. No organism on earth will like it. Nobody wants to eat it. It's an absolute waste. So पड़ा रहेगा वो, right? Let's look at question number 2, which is on page 264. How can you help in reducing the problem of waste disposal? So you can do many things, जिसमें से मैं 1-2 चीजें बताऊंगा. पहली बात तो ये,
then you can segregate your waste, plastic waste and let's say plastic and non-biodegradable waste and biodegradable. So non-biodegradable में क्या आएगा, जैसे कि मेटल वेस्ट भी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आएगा, उसको आप बायोडिग्रेडेबल नहीं है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ईट इट, सो उसको आप अलग वेस्ट में रखते हो. ई वेस्ट को मतलब मोबाइल फोन्स लैपटॉप वगैरह के वेस्ट को अलग रखते हो और जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग रखते हो. सो देन व्हाट विल हैपन इज इट विल नॉट पॉल्यूट द सॉइल बिकॉज सब कुछ मिक्स्ड है. नाउ एवरीथिंग इज सेपरेट, सो अब पॉल्यूशन कम से कम हो पाएगा. दैट इज वन थिंग यू कैन डू. द अदर थिंग ऑब्वियसली व्हाट यू कैन डू इज रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक्स. कैसे करोगे रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक्स? हाउ विल यू डू इट? व्हेन यू गो टू अ प्लेस to buy vegetables or to buy any item जो वो प्लास्टिक की थैली में देते हैं या प्लास्टिक के बैग में देते हैं, you can just take your cloth bag with you or you can take an existing plastic bag जो आपके घर में ही है. You can use it, reuse it, खराब तो नहीं होता. So keep on using it, wash it, use it. So that plastic का consumption आप कर रहे हो, it's a useful thing, fine. But then you don't keep on generating and wasting plastic. जो है उसको यूज करते रहेंगे, देन द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट कैन बी रिड्यूस्ड. लेट्स लुक एट द एक्सरसाइज क्वेश्चंस नाउ, जो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? ग्रास, यस इट्स अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. फ्लावर्स, यस. लेदर, नो, लेदर इज नॉट बायोडिग्रेडेबल बिकॉज उस पर क्या क्या प्रोसेसिंग होती है तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज नहीं कर सकते. लेदर क्या है बेसिकली? इट्स अ स्किन ऑफ एनिमल. बट अगर वो प्रोसेस्ड है, केमिकली प्रोसेस्ड है, तो वो उसको यूज नहीं कर पाते. हाँ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो पूरा की पूरा खत्म हो ही जाता है, पूरा डिग्रेडेबल है. बट लेदर इज प्रोसेस्ड स्किन दैट कैन नॉट बी डिग्रेडेबल. ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक, नो, सो प्लास्टिक इज नॉट. यस, वुड इज डिग्रेडेबल ऑफ कोर्स. ग्रास, यस. फ्रूट पील्स, यस. केक, yes, cake is also degradable, yes. उसमें कुछ artificial colors वगैरह होंगे, then it is not. But अगर आप उसको आटे का और शक्कर का वगैरह बना रहे हो, then it is useful. And lime juice of course is degradable, biodegradable. So option C is yes. And let's look at option D also. Cake, wood and grass. So yes, grass and wood is definitely biodegradable. Plants से आया. And cake again, जैसे हमने बोला, अगर उसमें कोई artificial colors नहीं है, तो yes, this is biodegradable. So that was question 1. Let's look at question number 7. What are the problems caused by non-biodegradable waste? What are the problems? First problem, they pile up. जगह बहुत लेते हैं, है ना, प्लास्टिक जाता ही नहीं कहीं, तो जमीन में खड्डे करके डालना पड़ेगा, अदरवाइज उसका पाइल अप हो जाएगा, है ना, इट विल बी अ वेस्ट. आपको वो दिखेगा, जगह वेस्ट करेगा, शहर में ट्रांसपोर्ट करने के लिए दूर लेके जाना पड़ेगा आपको, वहाँ का लैंड का एरिया वेस्ट होगा, है ना. सो इट्स अ वेस्ट, उसके लिए जगह लगती है. दूसरा, इट माइट एंटर द फूड चेन, सो सम एनिमल्स ईट इट, इट विल बी एक्यूमुलेटेड, हो सकता है वो कहीं ब्लॉकेज हो जाए एंड द एनिमल कैन डाई. ओके, एंड यस दैट्स इट. और एनिमल खाते हैं तो हो सकता है कि उसकी डेथ भी हो जाए. सो इट्स एब्सोल्युटली यूजलेस इफ यू कैन से दैट इन टर्म्स ऑफ फूड. सी, life on earth is all about food, and if it is not food, then mostly it is a waste. Right? Okay. So that was question number 7. Let's look at 8. If all the waste we generate is biodegradable, will this have no impact on the environment? No, it will have an impact. But it will be a positive impact. Positive impact इसलिए because microorganisms का नंबर बढ़ेगा, soil की क्वालिटी बढ़ेगी, soil की क्वालिटी बढ़ेगी तो रिसाइकलिंग अच्छा होगा, तो प्लांट्स को अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, एंड प्लांट्स विल ग्रो, एंड देन एवरीथिंग विल बी गुड. So yes, it will have an impact and it will be a positive impact. So don't mind that केले का छिलका निकल गया, आप क्या करें? Is this a waste? No, it might be a waste for you. अगर किसी सब्जी का छिलका निकल जाता है, don't think it is a waste. It can be used by organisms, but yes, you should always dispose it properly so that local nuisance ना हो, right? जैसे cockroaches या you know अदर अनवांटेड एनिमल्स ना हो जाए, इसके लिए आप उसको प्रॉपरली डिस्पोज करो. बट दैट डिस्पोजल इफ इट इज डन इनसाइड द ग्राउंड, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. बिल्कुल नहीं, इट विल बी फर्टिलाइजर एक्चुअली.
And the last question of this chapter, let's do it, is which of the following are environment friendly practices? Carrying cloth bags to purchase, कुछ खरीदने के लिए कपड़े की बैग लेके गए, absolutely yes. It's a biodegradable thing, right? It's made of cotton. It's absolutely better than plastic. Switching off unnecessary lights and fans. तो मैंने लाइट्स चलाई हैं, कैमरा चल रहा है, should I switch it off? No. Switch unnecessary off. तो ये necessary है, मुझे चाहिए, शूटिंग करना है, right? Walking to school instead of getting your mother to drop. Yes. पेट्रोल यूज करना, फॉसिल फ्यूल्स यूज करने के बजाय use another fuel. If you cannot use it, just use your legs, and that will be better than using a fossil fuel, right? So all these practices are environment friendly practices. Great. So we have done all the questions, all the points we have covered in this chapter. The activities there which you should do, I hope आप लोग करेंगे वो चीज activities. So इस वीडियो को, इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं. आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आई बिलीव. अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हम नेक्स्ट चैप्टर्स रिलीज करेंगे, तो आप वो देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट यू गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन दिस चैनल. ठीक है. सो इस सीरीज को यहीं खत्म करते हैं. वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर्स. टिल देन पढ़ाई करते रहे.